अस्सलाम वालेकुम। मैं राबिया शेख आज आपके सामने लेकर आई हूँ उर्दू जबान की इब्तिदा व इर्तिका। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अहमद वसी ने क्या खूब कहा है उन्होंने। उर्दू जबान जो है कई जबानों से मिलकर बनी है। अरब, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्किस्तान से लोग हिंदुस्तान में आए तो उनकी अपनी अपनी जबानें थी। 8वीं सदी में मुसलमानों ने सिंध पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। ये इधर उधर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए। फिर 10वीं और 11वीं सदी में बड़ी तादाद में दर्याए खबीर के रास्ते से सारे पंजाब में फैल गए। तकरीबन 200 साल तक वहां के बसने वालों में मेल जोल बढ़ता रहा। अब इस मिली जुली जबान ने जो लश्कर की शक्ल में नमूदार हुई उर्दू जबान का नाम पाया। इस बिना पर एहतशाम हुसैन का ख्याल है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। ये बात कुछ करीन कयास मालूम होती है, क्योंकि उर्दू में पंजाबी जबान के असरात ज्यादा पाए जाते हैं। महमूद खान शेरवानी के मुताबिक उर्दू जबान जो है पंजाब में पैदा हुई और पंजाब से हिजरत करके दिल्ली पहुंची। उर्दू के आगाज व इर्तिका के बारे में डॉक्टर मिर्जा खलील अहमद बैग लिखते हैं कि दक्कन में उर्दू की इब्तिदा व इर्तिकाए से मुतल्लिक बाज मुहक्किकीन ने बड़े गलत और बेबुनियाद नजरियात पेश किए हैं, जिसे सैयद सुलेमान नदावी के मुताबिक उर्दू की जाए पैदाइश जो है सिंध है, इसलिए कि मुसलमानों का दाखिला सबसे पहले सिंध में हुआ। लेकिन उर्दू के दक्कन में पैदा होने का नजरिया किसी भी तरह काबिले कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमानों का ज्यादा वसत द्राविड़ी जबानों मलयालम, तमिल, कंजर और इनकी कदीम शक्लों से पड़ा। इन जबानों और अरबी के मेल से एक ऐसी जबान के बनने का ख्याल करना जो एक तीसरे लिसानी खानदान हिंद आराई से ताल्लुक रखती हो, सिर्फ एक ख्याल है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद मोहम्मद हुसैन आजाद लिखते हैं कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान जो है ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा खास हिंदुस्तानी जुबान है। इसके बाद डॉक्टर शौकत ने अपनी तसनीफ व दास्ताने ज़बाने उर्दू में उर्दू के आगाज व इर्तिका से मुतल्लिक लिखा है कि उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी है, जो दहली और मिराज के नवा में 11वीं सदी में है। वो खड़ी बोली और हिंदुस्तानी को एक ही जबान तस्वर करते हैं और उर्दू को इसकी अदबी शक्ल मानते हैं। कहीं कहीं वो उर्दू, हिंदुस्तान और खड़ी बोली तीनों को एक ही जबान तस्लीम करते हैं। इनका यह भी नजरिया है कि खड़ी बोली या हिंदुस्तानी या दूसरे लफ्जों में उर्दू मुसलमानों की आमद से पहले दिल्ली के बाजारों में बोली जाती थी। इसके बाद इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उर्दू की पैदाइश शमाली हिंद में हुई। दिल्ली के इलाके में परवान चढ़ी और आखिरकार इस काबिल हुए कि कारोबारी मामलात में आम तौर पर इस्तेमाल की जाए। इसके बाद उर्दू एक तुर्की जबान का लफ्ज है। इसके मानी लश्करगाह के हैं। शाही
فوج کے بازار کو بھی اردو کہتے ہیں۔ جن جن جگہوں پر فوج رہتی تھی وہاں خرید و فروخت کے سلسلے میں فوجی عوام کے ساتھ کچھ اپنے اور کچھ ان کے الفاظ میں بات چیت کرتے تھے، اس لیے مخلوط زبان کا نام یہی لفظ یعنی اردو رکھا گیا۔ اس کے بعد تاریخی پس منظر کے پیش نظر اردو نے ارتقائی منازل طے کیے۔ وہ کیا تھے کہ 636 سے 986 عیسوی تک سندھ اور ملتان وغیرہ پر مسلمان کا قبضہ رہا۔ اس عرصے میں غیر ملکی اور ملکی زبانوں کا لین دین اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایک مخلوط بولی وجود میں آنے لگی۔ 987 سے 1193 عیسوی تک عرب، ترک، مغل، ایرانی، افغانی اور تانتری وغیرہ پنجاب میں آباد ہو گئے اور مخلوط بولی کی مزید تقویت پہنچی اور نئے نئے الفاظ بنے۔ اس کے بعد 1931 کے بعد سے دلی کو مرکزیت حاصل ہو گئی اور مسلمان پورے شمالی ہند پر قابض ہو گئے۔ دلی اور گرد نواح میں مسلمان زیادہ آباد ہو گئے اور اسی علاقے کی زبانوں سے زیادہ متاثر ہوئے۔ اب الفاظ ٹوٹے پھوٹے فکروں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ اس کے بعد 1297 کے بعد یہ نئی زبان دکن تک پہنچی اور 1351 تک پورے جنوبی ہندوستان میں پھیل گئی۔ 1382 سے 1700 تک قدیم شعراء اس زبان کو ترقی دی۔ شعراء نے اس زبان کو ترقی دی۔ اس کے بعد 1701 سے لے کر 1799 عیسوی تک وسطی دور کے شاعروں نے اردو کی ترقی اور ترویج کا کام کیا۔ اس کے بعد 1800 سے لے کر 1935 تک اردو کے کئی شاعروں اور ادیبوں نے اس زبان کو ایک ترقی یافتہ اور مکمل زبان بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ 1800 میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں لایا، جہاں بہت سی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اس طرح اردو زبان و ادب کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ چنانچہ ترقی کے منازل طے کرتے کرتے اردو زبان جو ہے 1835 میں ہندوستان کی سرکاری زبان بنی۔ یہ تھی ہماری اردو زبان کا ابتدا و ارتقا۔ شکریہ۔